आज हम यहाँ पर बच्चों 14 अक्टूबर 2025 को जो साइंस का मिड टर्म पेपर होगा उस पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, उसको हल कर रहे हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने समय का होगा, कैसे आपको सॉल्व करना है और कैसे हम ज्यादा नंबर ला सकते हैं, इस बारे में हम आपको यहाँ ये बताएंगे। ये 3 घंटे का बेटा पेपर रहेगा आपका और अधिकतम अंक 80 नंबर का होगा। यहाँ 3 खंडों में 39 प्रश्न दिए हुए हैं, जिनमें हमारे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं। सभी खंड अनिवार्य है और आंतरिक विकल्प दिए गए हैं कुछ प्रश्नों में, तो वहां अथवा में से आप दोनों प्रश्नों में से किसी भी एक प्रश्न को हल कर सकते हो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में एक सरल स्थायी ऊतक है। हमें बताना है कि सरल स्थायी ऊतक इनमें से कौन सा है। पहला जाइलम, बी फिलोयम, सी पेरेनकाइमा, डी कैम्बियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पेरेनकाइमा। ये एक सरल स्थायी ऊतक होते हैं, बाकी ये जटिल स्थायी ऊतक है। दूसरा प्रश्न है, कृषि पशुओं के वैज्ञानिक प्रबंधन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कृषि, बी मिश्रित फसल, सी पशुपालन, डी बागवानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी पशुपालन। यहाँ कृषि के साथ साथ जब पशुओं का एक साथ पालते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, पशुपालन। इस प्रबंधन को हम क्या बोलते हैं, पशुपालन। तीसरा प्रश्न है, घास में पर्व संधियों को लंबा करने में किस प्रकार विभजोतक मदद करता है। हमें बताना है कि कौन से प्रकार का विभजोतक यहाँ पर्व संधियों को लंबा करने में सहायता करता है। ऑप्शन ए शीर्षस्थ विभजोतक, बी अंतर्विष्ट विभजोतक, ऑप्शन सी पार्श्व विभजोतक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्विष्ट विभजोतक, जो कि कहाँ पाया जाता है, पर्व संधियों में। हमने पढ़ा था अंतर्विष्ट जो विभजोतक है वो पर्व संधियों में पाए जाते हैं, वो लंबा करने में काम आते हैं, पर्व संधियों की लंबाई बढ़ाने में काम आते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, जाइलम का मुख्य कार्य बताइए। हमें बताना है जाइलम का मुख्य कार्य कौन सा है। हमने पढ़ा था उस टाइम वहां भी कि हमें याद रखना होता है जल और फूड। जल जाइलम और फूड यानी भोजन, तो फूड फ्लोएम। तो यहाँ पे किसका पूछा है, जाइलम का। तो जाइलम का मुख्य कार्य हो जाएगा जल और खनिजों का संवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, विसरण है। ए झिल्ली के आर पार जल की गति, बी अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति, सी अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति, ऑप्शन डी कोशिका विभाजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। छठा प्रश्न है, मिश्रित मत्स्य संवर्धन है। ऑप्शन ए केवल एक प्रकार की मछली का पालन, बी 5 से 6 प्रजातियों की मछलियों का एक साथ पालन, सी मिश्रित टैंकों में मछलियों का पालन और डी सजावटी मछलियों का पालन। तो मिश्रित मत्स्य संवर्धन होता है 5 से 6 या 8 से 10 जातियों की जो मछलियां हैं उनको एक साथ अगर हम पालते हैं तो वो क्या कहलाता है, मिश्रित मत्स्य संवर्धन। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी। सातवां प्रश्न है हमारा, खाद उर्वरक से बेहतर है क्योंकि। ऑप्शन ए यह सभी पोषक तत्वों से भरपूर है, ऑप्शन बी यह मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, ऑप्शन सी इससे अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन डी यह कीटों को मारती है। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, इसलिए खाद है वो उर्वरक से बेहतर होता है। आठवां प्रश्न है हमारा, यहाँ अभिकथन दिया हुआ है और उनका कारण दिया हुआ है, उनका विश्लेषण करना है हमें। अभिकथन ए, कोशिका भित्ति पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में मौजूद होती है। कारण दिया हुआ है, कोशिका भित्ति कोशिकाओं को कठोरता और सुरक्षा प्रदान करती है।
तो यहाँ हमें बताना है कि दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। अब देखो यहाँ कोशिका भित्ति पादप और जंतु कोशिकाओं में मौजूद होती है क्या? मौजूद होती है क्या? नहीं। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पाई जाती है जंतु कोशिकाओं में। तो ये तो गलत हो गया। कारण आर, कोशिका भित्ति कोशिकाओं को कठोरता और सुरक्षा प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है। कोशिका जो भित्ति पादपों में पाई जाती है वो उसका कार्य होता है कोशिकाओं को कठोरता और सुरक्षा प्रदान करना। तो यहाँ ए गलत है और आर सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा इसका। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। नवा प्रश्न है, ए या बी में से किसी एक का उत्तर दीजिए। या दो प्रश्न दिए हुए हैं अथवा में दोनों में से किसी एक का हमें आंसर देना है। ए है, कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाने वाले कोशिकांग का नाम बताइए और इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया है। ये बताना है हमें कि कोशिका की जो आत्मघाती थैली है उसे किसे कहते हैं। हमने बताया था कोशिका की आत्मघाती थैली क्या होती है? लाइसोसोम होता है। क्या होता है? लाइसोसोम। क्यों होता है? क्योंकि जब इसको भूख लगती है, कुछ पाचन के लिए नहीं होते, इसमें जो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं तो इसको कुछ पाचन के लिए नहीं होते, तो ये अपनी कोशिकाओं के जो अंग होते हैं, पुराने अंग होते हैं या क्षतिग्रस्त अंग होते हैं, उनको ये क्या कर देते हैं? पचा जाते हैं, उनको ही खा जाते हैं। तो इसलिए लाइसोसोम फट जाते हैं और उनके एंजाइम अपनी कोशिका को पचा लेते हैं, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसलिए कोशिका की आत्मघाती की थैली के रूप में किसको जाना जाता है? लाइसोसोम को। अगला प्रश्न है बी। इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, ए या बी में से। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है हमें बताना है। क्योंकि यह कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पादन, हमने बताया था ऊर्जा उत्पादन किसके रूप में होता है? एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्योंकि यह कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पादन का मुख्य केंद्र है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। यहाँ क्या होता है? जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एनर्जी यहीं से मिलती है एटीपी के रूप में, जिसके दौरान ग्लूकोज जैसे पोषक तत्वों को तोड़कर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यह एटीपी कोशिका की विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं, जो भी जैविक प्रक्रियाएं होती है उनको संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। और वो ऊर्जा उसको कहां से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। ठीक उसी तरह जैसे पावर हाउस बिजली उत्पन्न करता है, ऐसे ही क्या ये काम करता है हमारा एटीपी कोशिकाओं की विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक होता है। 10वां प्रश्न है हमारा। इसमें पहला प्रश्न है 10वीं का, फसल किस्मों में सुधार किन कारकों के कारण होता है? कोई दो ऑप्शन बताइए। और दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, मिश्रित फसल और अंतरा फसलीकरण के बीच मूल अंतर क्या है? अंतर बताना है कि मिश्रित फसल और जो हम फसलों को बदल बदल कर बोते हैं उनके बीच में मूल अंतर क्या है। फसल किस्मों के सुधार के कारक, कोई दो भी कारक हम यहां लिख सकते हैं। पहला है उच्च उपज। अगर हम फसलों की किस्मों में सुधार करें तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा हमें? उच्च उपज, यानी अधिक उत्पादन मिलेगा, अधिक पैदावार मिलेगी। ऐसी किस्में विकसित करना जो प्रति एकड़ अधिक फसल उत्पादन दे, हमें ऐसी किस्मों का उत्पादन करना चाहिए। बेहतर गुणवत्ता, दूसरा ऑप्शन है बेहतर गुणवत्ता। फसल उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, जैसे प्रोटीन सामग्री, तेल सामग्री, फल और सब्जियों का संरक्षण गुणवत्ता। हमें गुणवत्ता के पे भी ध्यान देना चाहिए कि जो हम फसल उत्पादन कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता ठीक हो, प्रोटीन हो, उसमें तेल सामग्रियां हो, फल और सब्जियां का संरक्षण हो सके, उनकी गुणवत्ता क्वालिटी बढ़िया हो। अगला तीसरा ऑप्शन है रोग प्रतिरोधकता। हमें ऐसी किस्मों का निर्माण करना चाहिए, ऐसी किस्में विकसित करनी चाहिए जो विभिन्न रोगों और कीटों के प्रतिरोधी हो, जिससे अगर कीट हमारी फसल को ना खा सके और वहां ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके।
अगला है इसी में चौथा, पर्यावरणीय अनुकूलन। हमें ऐसी विभिन्न जलवायु परिस्थितियों और मिट्टी के प्रकारों के अनुकूलन की किस्में विकसित करनी चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। दूसरा प्रश्न है इसका, मिश्रित फसल और अंतरा फसलीकरण के बीच का मूल अंतर। भाई हमें बताना है कि मिश्रित फसल क्या होती है और अंतरा फसलीकरण क्या होता है। तो मिश्रित फसल हमने देखा होगा, हम एक साथ कई फसलें बो देते हैं। इसमें एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बिना किसी निश्चित पैटर्न के उगाया जाता है, कि कोई रेशो नहीं होता। हमारा मन करता है तो हम दो या दो से अधिक फसलें एक ही खेत में बो देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित फसल। इसमें फसलों को आपस में मिलाया जा सकता है। अब आ जाता है अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण क्या होता है? अंतरा फसलीकरण में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक निश्चित पंक्ति में पैटर्न में उगाया जाता है। क्या होता है, वहां तो हमने पढ़ा था मिश्रित में कोई पैटर्न नहीं होता, हमारी मर्जी के अनुसार हम जैसे चाहें वैसे किसी भी फसल को ज्यादा या किसी भी फसल को कम बो सकते हैं। परंतु अंतरा फसलीकरण में क्या होता है, निश्चित पैटर्न होता है, एक साथ निश्चित पंक्ति में उगाया जाता है, जिससे प्रत्येक फसल को पर्याप्त जगह और पोषक तत्व मिलता रहे। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक फसल है उसको सही मात्रा में जगह मिलती रहे और उचित पोषक तत्व मिलते रहे, इस तरीके से उनको बोया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 11वां, व्याख्या कीजिए कि कोशिकाओं को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। हमने पढ़ा था जय प्रक्रम में कि हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है क्योंकि सभी जीव जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। संरचनात्मक इकाई और ये कोशिकाएं जीवन की सभी मूलभूत क्रियाओं जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन को स्वतंत्र रूप से कनेक्शन करने में सक्षम होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक इकाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि सभी जीवित जो जीव होते हैं, जो भी सारे जीव है वो कोशिकाओं से बने होते हैं। इसका मतलब उसका जीवों का निर्माण, जीवों की संरचना किससे बनी होती है, कोशिका के, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, संरचनात्मक इकाई। और जितनी भी क्रियाएं, एक्टिविटीज है हमारे शरीर में, वो जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कोशिका करती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, क्रियात्मक इकाई। कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक, अंग और अंग प्रणाली बनाते हैं जो एक जीव की संपूर्ण संरचना का निर्माण करते हैं। हमने पढ़ा था कि कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतकों से मिलकर अंग और अंग से मिलकर अंगतंत्र बनते हैं और अंगतंत्र मिलकर हमारा पूरा शरीर बनाते हैं, जो एक जीव की संपूर्ण संरचना का निर्माण करते हैं और साथ ही वे उन सभी जैविक प्रक्रियाओं को अंजाम देती है जो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है 12वां हमारा, हृदय की मांसपेशियों को अनैच्छिक मांसपेशियां क्यों कहा जाता है। हमने पढ़ा था ऐच्छिक मांसपेशियां और अनैच्छिक। ऐच्छिक जो हमारे अनुसार काम करती है, हमारा नियंत्रण होता है उन पर, उनको हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक एक्टिविटी, ऐच्छिक गतिविधि। जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता उनको हम कहते हैं अनैच्छिक एक्टिविटी। दूसरा प्रश्न है, एक छात्र खेलते समय अपने पैर की मांसपेशियों में चोट लगने के कारण कुछ दिनों तक ठीक से चल नहीं पाया। किस प्रकार के मांसपेशी ऊतक में चोट लगी थी। यहाँ हृदय की मांसपेशियों को अनैच्छिक मांसपेशियां कहा जाता है। हृदय की जो मांसपेशियां है उनको हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक मांसपेशियां। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारा हृदय धड़कता रहता है, 24 घंटे कार्य करता है। क्या इस पर हमारा नियंत्रण होता है, मांसपेशियों पर, हृदय की धड़कन पर नहीं होता, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, अनैच्छिक मांसपेशियां। क्योंकि उनकी गतिविधियों को हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते, वे बिना सचेत इच्छा के लगातार सिकुड़ती और सिकुड़ती होती रहती है, जिससे हृदय रक्त को पंप करता रहता है। दूसरा प्रश्न है, एक छात्र खेलते समय अपने पैर की मांसपेशियों में चोट लग जाती है तो उसको कौन सी मांसपेशी पर चोट लगती है। छात्र के पैर की मांसपेशियों में चोट लगने पर ऐच्छिक या रैखिक
जो ऐच्छिक पेशियां होती जो हमारे अनुसार काम करती है उन पर चोट लगी थी, क्योंकि इन मांसपेशियों की गतिविधियों को हमारी इच्छा से नियंत्रित किया जा सकता है। हम कहेंगे खेलना है हमें, तभी तो ऐच्छिक है, हमारी इच्छा पर निर्भर कर रहा है, और ये चलने फिरने जैसी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। तो इसलिए कौन सी मांसपेशियों में चोट लगी है, उसको ऐच्छिक मांसपेशियों में चोट लगी है। तीसरा प्रश्न का आंसर है, गर्म तवे को छूने पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार ऊतक तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। हमने बताया था कि अगर हमारे पैर में कहीं चोट लग जाती है, कांटा चुभ जाता है, कुछ हो जाता है, तो जो भी तंत्रिका ऊतक है वो सीधा हमारे मस्तिष्क को संवेदनाएं भेजती है और वहां से ऑर्डर आता है कि हटाओ, ये हमारे लिए हानिकारक है। तो इसके लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है, तंत्रिका ऊतक, जो संवेदी जानकारी को मस्तिष्क तक ले जाता है। कहां तक ले जाता है, मस्तिष्क तक, और मोटर प्रक्रिया को मांसपेशियों तक पहुंचाता है। वो तुरंत उनको कहां तक पहुंचाता है, मांसपेशियों तक, कि हटाओ ये हमारे लिए हानिकारक है। 13वां प्रश्न है, गर्मियों में पेड़ की छाल की बाहरी सतह खुरदरी हो जाती है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में जो पेड़ों की छाल की बाहरी सतह होती है वो खुरदरी हो जाती है और कभी कभी दरारें भी पड़ जाती है। हम यह भी देखते हैं कि रेगिस्तानी इलाकों में जैसे कैक्टस के पौधे होते हैं वहां अत्यधिक गर्मी में भी अधिक पानी नहीं खोते। क्यों, हमने पढ़ा था, क्योंकि उनके वहां एक लेयर लगी होती है। ठीक है, वो लेयर क्या होती है, बाष्पोत्सर्जन द्वारा जो हानि होती है उसको रोकती है, और रंध्रों द्वारा जो पानी का निष्कासन होता है उसको भी वो रोकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पेड़ों की छाल में मौजूद सुरक्षात्मक ऊतक का नाम बताइए। दूसरा प्रश्न है, कौन सा रसायन कार कोशिकाओं को पानी और गैसों के लिए अभेद बनाता है। सी और डी में से किसी एक प्रश्न को उत्तर देना है हमें। कौन सा ऊतक कैक्टस के पत्तों में पानी की कमी को रोकता है, और डी रक्षी कोशिकाएं पौधों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। पेड़ों की छाल में जो मौजूद सुरक्षात्मक ऊतक होता है उसका नाम होता है कार्क। क्या होता है, कॉर्क होता है। उसको हम पेरिडर्म भी बोलते हैं, जो बाहरी सतह होती है, कॉर्क या पेरिड्रम। कॉर्क कोशिकाओं को पानी और गैसों के लिए अभेद कौन बनाता है, सुबेरिन। सुबेरिन नामक जो रसायन है ये पाया जाता है, ये वहां क्या करता है, कॉर्क कोशिकाओं को पानी और गैसों के लिए अभेद बनाता है। कैक्टस के पत्तों में पानी की कमी को रोकने वाले ऊतक होता है क्यूटिकल और एपिडर्मिस। जो बाहरी सतह होती है, पादपों की बाहरी सतह होती है, पत्तों में जो बाहरी सतह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस होती है ये पानी के उत्सर्जन को रोकती है। क्यूटिकल या एपिडर्मिस। जो मोमी परत होती है, मोम की एक लेयर पाई जाती है, वो क्या करता है, पानी के जो नुकसान है उसको उत्सर्जन होना होता है उसको ये रोक देते हैं। लेयर बन जाती है जहां से पानी का उत्सर्जन ना होता है या फिर बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है डी, रक्षी कोशिकाओं पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। जो रक्षी कोशिकाएं होती है वो पौधों के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये स्टोमेटा के खुलने पर, स्टोमेटा रंध्र होते हैं, रंध्रों के खुलने पर और बंद होने को नियंत्रित करते हैं। क्योंकि ये जो रक्षी कोशिका होती है, गार्ड कोशिकाएं बोलते हैं इनको, ये रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती है। स्टोमेटा के माध्यम से ही पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। जो CO2 और ऑक्सीजन को आदान प्रदान होता है वो स्टोमेटा के माध्यम से ही होता है, और वाष्पोत्सर्जन, पानी के वाष्प के रूप में बाहर निकलना भी किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के ही माध्यम से होता है। रक्षी कोशिकाएं जो होती है इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है और पौधे के जल संतुलन को बनाए रखती है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करती है। कौन करती है, रक्षी कोशिकाएं, जिनको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। चौदवा प्रश्न है हमारा, पहला इसका है, संरचना और कार्यों के संदर्भ में खुरदरी अंतः प्रदवी जालिका और चिकनी अंतः प्रदवी जालिका में अंतर बताइए। अब देखो, जो खुरदरी अंतः प्रदवी जालिका होती है, हमने बताया था वहां वहां राइबोसोम उपस्थित होते हैं। राइबोसोम उपस्थित होने के कारण वो क्या हो जाते हैं, खुरदरी हो जाती है। और चिकनी अंतः प्रदवी जालिका में राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, वो चिकनी होती है। अंतर हम बताते हैं यहाँ।
राइबोसोम की उपस्थिति, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका की सतह पर राइबोसोम होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, खुरदरी होती है। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका की सतह पर राइबोसोम नहीं होते, मैंने बता दिया, इसलिए क्या दिखती है, चिकनी दिखती है। कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका है, उसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण का होता है। क्या कार्य होता है इसका, प्रोटीन संश्लेषण का। जो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका है, अंतःप्रदवी जालिका, इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण और प्रोटीन के परिवहन का कार्य होता है इसका। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अंतःप्रदवी जालिका का कार्य होता है वसा या लिपिड के अणुओं का संश्लेषण। का कार्य होता है वसा और लिपिड के अणुओं का संश्लेषण और विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। 14वें का एक का दूसरा पार्ट है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच दो अंतर लिखिए। ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, या तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पूछा जाता है, या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच अंतर पूछा जाता है। पहला, केंद्रक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। जो हमारे शरीर में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है उनमें क्या पाया जाता है, सुस्पष्ट केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता। हमने देखा प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उनमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुस्पष्ट केंद्रक होता है। अब देखो मानव किस में आता है, यूकैरियोटिक कोशिका में, तो देखो हमें सुस्पष्ट केंद्रक होता है, सीधी सी बात है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता। कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण नहीं पाए जाते, अनुपस्थित होते हैं। और जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये कोशिकांग उपस्थित होते हैं। अब देखो हम किसके अंतर्गत आते हैं, जंतु किसके अंतर्गत आते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के। तो क्या हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, हाँ। गोल्गी उपकरण है, हाँ। जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं। 14 का एक थर्ड पार्ट है, पैकेजिंग और स्राव के लिए उत्तरदायी कोशिकाओं का नाम बताइए। हमें बताना है कि कोशिकाओं में जो पैकेज और स्राव का उत्तरदायी कौन सा कोशिका अंग है, गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी बोलते हैं इसको। तो ये इसके लिए स्राव और पैकिंग के लिए उत्तरदायी होता है। 14 का बी है, प्लास्टिड क्या है, उनके प्रकारों के नाम बताइए और उदाहरण सहित उनके कार्यों की व्याख्या कीजिए। प्लास्टिड पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, कुछ शैवालों में पाए जाते हैं। प्लास्टिड ये दोहरी झिल्ली से बंधे हुए कोशिकांग होते हैं जो मुख्य रूप से भोजन बनाने और भंडारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्या काम करते हैं, भोजन बनाने और भंडारण के लिए जिम्मेदार होते हैं प्लास्टिड। इनका स्वयं का डीएनए और क्या होता है, राइबोसोम होता है। प्रकार और कार्य क्या होते हैं, प्लास्टिड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। ये किसमें पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। पहला है क्लोरोप्लास्ट जो पत्तियों में पाया जाता है। इनमें हरा वर्णक क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमने पढ़ाया था प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल होता है, जैसे पत्तियों की कोशिकाओं में। दूसरा होता है हमारा वर्णक प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन कलरफुल होते हैं, ये क्लोरोफिल के अलावा होते हैं और फूलों और फलों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। ये क्रोमोप्लास्ट का क्या काम होता है, फूलों और फलों को रंग प्रदान करना। जैसे टमाटर में लाइकोपिन वर्णक है, वो क्या कहलाता है, क्रोमोप्लास्ट। तीसरा प्लास्टिड है हमारा, तीसरा वर्णक है ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, रंगीन होते हैं, जो भोजन जैसे स्टार्च, तेल और प्रोटीन का भंडारण करते हैं। जैसे आलू में जो एमाइलोप्लास्ट होता है वो कौन से
प्लास्टिड का उदाहरण होता है, ल्यूकोप्लास्ट का उदाहरण होता है। चौदहवें का बी है, तो इसका सेकंड प्रश्न, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक रूप से पारगम्य क्यों कहा जाता है? हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा झिल्ली होती है वो चयनात्मक और वर्णनात्मक झिल्ली होती है। क्यों कहा जाता है? देखो, क्योंकि यह कोशिका के अंदर और बाहर केवल कुछ आवश्यक पदार्थों को ही आने जाने देती है, बाकी को रोक लेती है। जैसे हमारी चाय की छलनी होती है, उसे लिक्विड को जाने देती है, और जो बाकी ठोस पदार्थ होते हैं उनको वो रोक लेती है। तो ऐसे ही हमारी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है कुछ आवश्यक पदार्थों को ही जाने देती है, बाकी को रोक लेती है, जिससे कोशिका के आंतरिक वातावरण का नियंत्रण बना रहता है। 14वें का बी है, थर्ड प्रश्न इसका, रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या है? हमें बताना है कि रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या है। रिक्तिका का मुख्य कार्य पादप कोशिकाओं में स्फीति दाब, जो स्फीति दाब होता है पादप कोशिका में, उसको बनाए रखती है। जल, भोजन तथा उत्सर्जित पदार्थों का भंडारण करती है। और क्या क्या करती है? स्फीति दाब बनाए रखती है, जल, भोजन तथा उत्सर्जित पदार्थों का भंडारण करती है। यह कोशिका को स्फीति प्रदान करती है और उसके आकार को बनाए रखने में भी मदद करती है। जो कोशिका होती है, रिक्तिका होती है, यह कोशिका के आकार को बनाए रखने में भी सहायता करती है। पंद्रहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा एक पदार्थ नहीं है। ए वायु, बी खुशी, सी जल, डी रेत। देखो, तो यहां पे वायु भी क्या है? पदार्थ है, जल भी पदार्थ है, रेत भी पदार्थ है, तो यहां पदार्थ कौन सा नहीं है? खुशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, खुशी। अगला प्रश्न है 16वां, मिश्र धातुओं को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए यौगिक में, बी मिश्रण, सी तत्व और डी शुद्ध पदार्थ। तो यहां इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर बी, मिश्रण। सत्रहवां प्रश्न है हमारा, अंतरकणीय रिक्त स्थान अधिकतम है वे है। हमें यहां बताना है कि सबसे अधिक रिक्त स्थान कौन से कणों के बीच में पाया जाता है? ठोस, ठोस में सबसे कम पाया जाता है रिक्त स्थान, ठोस में सबसे कम। उसके बाद फिर ठोस से कम, ठोस से ज्यादा, और गैस में क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा। तो यही पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किसमें होते हैं? तो किसमें होते हैं? गैस में। अभिकथन ए और उपयुक्त विकल्प का चयन करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभिकथन ए, उच्च तापमान पर एक संतृप्त विलयन असंतृप्त हो सकता है। इसका कारण आर है, अधिकांश ठोस विलय की घुलनशीलता ताप के साथ बढ़ती है। अब हमें यहां बताना है कि कौन सा सही है, कथन भी सही है क्या कारण भी सही है। अगर ए और कारण आर दोनों सत्य है और आर से ए की सही व्याख्या करती है तो ऑप्शन ए और आर दोनों अगर सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता तो बी। सी, अगर ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य। अब हमें यहां बताना है कि कौन सा सही है। अभिकथन दिया हुआ है ए, उच्च तापमान पर एक संतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम तापमान बढ़ा देते हैं तो जो संतृप्त विलयन है वो असंतृप्त हो सकता है। इसका कारण दिया हुआ है, अधिकांश ठोस विलय की घुलनशीलता तापमान के साथ बढ़ती है। वेरी गुड, सही बात है। तो जो ठोस पदार्थ हैं उनकी घुलनशीलता तापमान के साथ बढ़ती है। अगर हम उनका ताप बढ़ाते जाएं तो वो जल्दी घुल जाते हैं, उनकी घुलनशीलता बढ़ती जाती है। जैसे नमक को हम गर्म करने पे पानी के साथ गर्म करते तो जल्दी घुल जाता है और ऐसे वो धीरे धीरे घुलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और कारण आर दोनों सत्य है
और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, ठोसों का आकार निश्चित क्यों होता है जबकि गैसों का नहीं। हमने बताया था कि ठोसों का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जबकि गैसों का आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठोसों के बीच, जो ठोस के कण हैं उनके बीच प्रबल अंतराणिक आकर्षण बल होते हैं। वो उस बल के कारण एक दूसरे के निकट रहते, कसकर बंधे रहते हैं और उनकी स्थिति स्थिर रहती है, जिससे ठोसों का आकार एक निश्चित हो जाता है। इसके विपरीत गैसों में कणों के बीच कमजोर अंतराणविक आकर्षण बल होता है, जिससे उसके कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और वे उस पात्र का आकार ले लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। हमने बताया था कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, परंतु गैस का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता। वे जिस पात्र में हम उनको रखते हैं, उनको डाला जाता है, उसी का आकार ले लेते हैं। 20वां प्रश्न है, एक शिक्षक ने लोहे के बुरादे और गंधक के चूर्ण को मिलाया है। क्या क्या मिलाया है? लोहे का बुरादा और गंधक का चूर्ण मिलाया है। यह मिश्रण है या यौगिक? हमें बताना है कि यह मिश्रण है या यौगिक है, और आप घटकों को कैसे अलग अलग करेंगे। हमें बताना है कि हम उन घटकों को कैसे अलग अलग कर सकते हैं। पहली बात तो ये क्या है? मिश्रण है। क्या हो गया? लोहे का बुरादा और गंधक क्या हो गया? मिश्रण हो गया। हम घटकों को चुंबकीय पृथक्करण विधि से अलग कर सकते हैं। कैसे बताओ? क्योंकि चुंबकीय पृथक्करण विधि से जो चुंबकीय पदार्थ है, लोह पदार्थ है, वो आ जाएंगे और बाकी जो बुरादा है गंधक का वो बच जाएगा। लोहे का बुरादा चुंबकीय होता है, गंधक का चूर्ण सल्फर पाउडर अचुंबकीय होता है। जब एक चुंबक को मिश्रण के पास आने पर चुंबक केवल लोहे को बुरादे को आकर्षित करेगा। जो लोहे का बुरादा है वो चुंबक पर आ जाएगा और गंधक का जो बुरादा है वो अलग हो जाएगा। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा हम उनको अलग कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है हमारा, वातयुक्त पेय की एक बोतल खोली गई है, गैस के बुलबुले निकलते हुए दिखाई दिए हैं। क्या एक बोतल खोली हुई है हमने वातयुक्त पेय की, उसमें से एक बुलबुले निकलते हुए दिखाई दिए हैं। इस विलयन में विलेय और विलायक की पहचान कीजिए। हमें बताना है कि इस विलयन में विलेय कौन सा और विलायक कौन सा है, और यह समांगी या विषमांगी मिश्रण कौन सा है। हमें बताना है कि कौन सा मिश्रण है। विलेय कार्बन डाइऑक्साइड गैस और चीनी या स्वाद वाले पदार्थ, ठीक है। और विलायक क्या हो गया? पानी। हमने देखा होगा जब भी हम किसी भी कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, तो कौन सी होती है? CO2 गैस होती है। तो वो क्या हो गई? विलायक हो गई, पानी में घुली हुई होती है। और चीनी और स्वाद वाले पदार्थ ये सारे क्या हो गए? विलेय। और विलायक क्या हो गया? पानी। और ये कौन सा मिश्रण है? कौन सा विलयन है? समांगी विलयन। क्योंकि विलेय और विलायक दोनों पूरी तरह घुले हुए हैं, इसलिए कौन सा विलयन हो गया? समांगी। यहाँ 22वें में दो प्रश्न दिए हुए ए और बी, तो एक करना है दोनों में से। ए का पहला है, जब प्रकाश की किरण दूध से होकर गुजरती है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। सही बात है, अगर हम दूध में से प्रकाश की किरणें निकालते हैं तो वो मार्ग दिखाई देते हैं। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? दूसरा प्रश्न, देखे गए प्रभाव का नाम बताइए। हमें बताना है कि कौन सा प्रभाव है। तीसरा प्रश्न, दूध में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम बताइए। पहला है, दूध एक कोलॉइडी मिश्रण है। कौन सा है? कोलॉइडी मिश्रण। दूध क्या है? कोलॉइडी मिश्रण है। देखे गए प्रभाव का नाम है टिंडल प्रभाव। हमने पढ़ाया था, टिंडल प्रभाव है। दूध में परिक्षिप्त प्रावस्था वसा या प्रोटीन के कण है, और परिक्षेपण माध्यम क्या है? पानी। यहां परिक्षेपण माध्यम को हम बोलते हैं विलायक, और परिक्षिप्त प्रावस्था होती है विलेय।
ये क्या होता है? विलेय। तो परिक्षिप्त प्रावणता हो गई वसा या प्रोटीन, और परिक्षेपण माध्यम हो गया पानी। इसका अथवा में दिया हुआ है बी, इन दोनों में से एक ही प्रश्न करना है, ए और बी में से। एक छात्र ने चौक के चूर्ण को पानी में हिलाया, कुछ देर बाद कण नीचे बैठ गए। सही बात है, नीचे ही बैठ जाते हैं। इस मिश्रण को वर्गीकृत कीजिए, बताना है समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है, या कौन सा इसका उदाहरण है, कौन से प्रभाव का। दूसरा प्रश्न है, क्या इसे छानने की क्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है? यह भी हमें बताना है, क्या हम इसको छान के अलग कर सकते हैं। इस प्रकार के मिश्रण का एक और उदाहरण दीजिए। अगर वो कण नीचे बैठ गए तो कौन सा हो गया? निलंबन। हमने निलंबन में देखा था कण नीचे बैठ जाते हैं और हम उनको नग्न आंखों से देख सकते हैं। ये कौन सा हो गया? निलंबन। निलंबन में कणों को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं और वो नीचे बैठ गए, तो इसलिए कौन सा हो गया? निलंबन। क्या हम इसको छानने की विधि से अलग कर सकते हैं? हाँ, अगर वो कण नीचे बैठ गए चौक के तो हम छान लेंगे छन्नी से। जो चौक के कण है वो उस पर छन्नी में रह जाएंगे और पानी दूसरे पात्र में आ जाएगा। इस प्रकार के मिश्रण का एक और उदाहरण दीजिए। हम बता रहे हैं कि इस प्रकार का जो मिश्रण है उसका एक उदाहरण हम रेत और पानी का मिश्रण है। रेत और पानी का मिश्रण इस प्रकार का उदाहरण है। हम इनको जब घोलेंगे तो रेत नीचे बैठ जाएगी और पानी रहेगा ही। तो रेत को क्या है, हम छान कर अलग कर सकते हैं। तो ये मिश्रण अगर पूछता है तो मिश्रण का प्रकार पूछता है इसी में, तो विषमांगी मिश्रण हो जाता है। कौन सा मिश्रण हो जाता है? विषमांगी मिश्रण हो जाता है। अगला प्रश्न है 23वां, तत्वों और यौगिकों में एक अंतर बताइए। इसका सेकंड पार्ट है, भोजन पकाना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन। और तीसरा प्रश्न है, तापमान का विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी पढ़ा था हमने, अभी आप इनके उत्तर बता देते हैं। तत्वों और यौगिकों में एक अंतर, तत्व एक ही प्रकार के कणों परमाणु से मिलकर बने होते हैं और उन्हें हम और अधिक सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते। जो तत्व होते हैं वो अपने आप में ही सरल पदार्थ होते हैं, हम उनको और अधिक नहीं तोड़ सकते हैं। जबकि यौगिक क्या होते हैं, वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं और एक निश्चित संख्या होती है, निश्चित अनुपात होता है यौगिकों में। जबकि तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। भोजन पकाना एक रासायनिक प्रक्रिया है। ऐसे है भोजन पकाना एक रासायनिक प्रक्रिया कि उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो सकता है। क्या भोजन जो हम पकाने से पहले वो भोजन था, क्या वापस उसी को पकाने के बाद वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। नहीं ला सकते तो क्या हो गया, उसकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो गया, तो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। ऑप्शन थर्ड, तापमान का विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने देखा था कि अगर हम गर्म करते हैं, तापमान बढ़ाते हैं तो वो जल्दी घुल जाता है। सामान्यतः ठोसों की विलेयता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है। पढ़ा था ना हमने कि ठोसों की विलेयता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है और जबकि गैसों की विलेयता तापमान बढ़ाने पर घटती है। अगर हम ठोसों के लिए तापमान बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी और गैसों के लिए तापमान बढ़ाएंगे तो विलेयता कम होगी या घटेगी। चौबीसवां प्रश्न है, गर्मी के दिनों में लोग अपने घरों के फर्श पर थोड़ा पानी छिड़कते हैं ना, कुछ समय बाद फर्श ठंडा हो जाता है। इसका ऑप्शन, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस ठंडक के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है। यहां हमें बताना है कि हम अपने घरों में गर्मियों में पानी छिड़कते हैं तो ठंडी हो जाती है फर्श, तो इसकी घटना के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है, कौन सी घटना जिम्मेदार है। वाष्पीकरण। क्यों? क्योंकि पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है और वो हमें ठंडी लगती है। इस घटना के लिए वाष्पीकरण है। पानी का वाष्प के रूप में उड़ना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, दैनिक जीवन में देखी जाने वाली इस घटना का एक उदाहरण बताइए। हमें एक ऐसी घटना का उदाहरण देना है। दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि जो मिट्टी का घड़ा है हमारा, उसमें पानी ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके छोटे छोटे छिद्र होते हैं और वहां से वो पानी निकलता रहता है और उसके कारण वो ठंडा हो जाता है। अब इसमें सी या डी में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, या तो सी का दे लो या डी का दे लो, तुम्हारी मर्जी है। किसी भी एक प्रश्न का उत्तर देना है, दोनों का नहीं देना।
इस घटना की दर को प्रभावित करने वाले दो कारकों का उल्लेख कीजिए। दो कारक बताने कि इस घटना को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। पहला है सतही क्षेत्रफल। हमने वाष्पीकरण में पढ़ा था, अगर क्षेत्रफल बढ़ने पर है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। देखो, अगर कपड़ों को हम खुला खुला सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं ना। अगर एक साथ हम कम जगह हो और उनको पास पास सुखाते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं, तो वो नहीं सूखते। इसलिए सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। दूसरा आ जाता है तापमान। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। देखा होगा, धूप है तो धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, जबकि सर्दियों में धूप कम निकलती है तो कपड़े लेट सूखते हैं। अन्य कारक भी है, जैसे आर्द्रता, वायु की गति भी वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। इसका डी है, इनमें से एक ही करना है हमें। गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? हम गर्मियों में सूती कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि सूती कपड़े पसीना अच्छी तरह सोख लेते हैं, और पसीना सोखने के बाद जब हवा लगती है तो हमारा शरीर ठंडक महसूस करता है। और वो वाष्प के रूप में जब पसीना उड़ जाता है, हवा लगती है, तो हमारा शरीर क्या होता है? ठंडा लगता है, ठंडक महसूस होती है। 25वां प्रश्न है, ए या बी में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ए का पहला है, जब कपूर को खुले बर्तन में रखा जाता है तो उसकी मात्रा दिन प्रतिदिन घटती जाती है और इसका अवशेष भी नहीं बचता। इसमें कौन सी प्रक्रिया शामिल है? दूसरा प्रश्न है, बर्फ के पिघलने के दौरान ऊष्मा की आपूर्ति होने पर भी तापमान स्थिर क्यों रहता है? तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन पैमानों पर परिवर्तित कीजिए। पहला का है, अगर हम कपूर को खुला छोड़ देते हैं तो वो गैस में परिवर्तित हो जाती है, हमने पढ़ा था। ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है बेटा? ठोस से सीधे वो गैस में बदल जाता है। बदलना तो किसमें चाहिए? पहले ठोस, फिर द्रव और गैस। परंतु ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? सीधा ठोस से वो गैस अवस्था में बदल जाता है। इसको अमोनियम क्लोराइड एक उदाहरण है, कपूर है, नौसागर है, ये उदाहरण है। दूसरा प्रश्न का उत्तर है, बर्फ के पिघलने के दौरान उष्मा की आपूर्ति होने पर भी तापमान स्थिर रहता है, क्योंकि यह उष्मा संलयन की गुप्त उष्मा होती है। गुप्त उष्मा छिपी हुई उष्मा होती है, के रूप में बर्फ को पानी में बदलने के लिए उपयोग होती है, न कि तापमान बढ़ाने के लिए। तीसरा प्रश्न है, तापमान को केल्विन पैमाने पर परिवर्तित करें। तापमानों को हमें किसमें बदलना है? केल्विन में। यहां सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, सेंटीग्रेड को हम किसमें बदल लेंगे? अगर हम सेंटीग्रेड में 273.15 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? केल्विन बन जाएगा। अब देखो, यहां दिया हुआ है में 75 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें हम 273.15 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 348.15 केल्विन। ये 50 से कम है तो इसको हम बोल सकते हैं लगभग 348 केल्विन। दूसरा दिया हुआ है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड हम 273.15 जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 473.15, और अप्रोक्सीमेटली अगर हम बताएं तो 473 केल्विन। इसका बी प्रश्न है, ठोसों और गैस और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता अधिक क्यों होती है? दूसरा प्रश्न है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? हमें बताना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। किससे अधिक तीव्र जलन होती है? उबलता पानी या भाप? तो पहले का उत्तर है, ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता अधिक होती है, क्योंकि गैसों के कणों के बीच बहुत अधिक विद्युत स्थान होता है। हमने पढ़ा था कि गैस के जो कण है वो बहुत दूर दूर फैले होते हैं और उनको हम बल लगाकर आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं, उनको आपस में पास पास ला सकते हैं। रिक्त स्थान होता है और उनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिससे उन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित का मतलब है बल या दाब लगाकर उनको पास पास लाना। दूसरा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? ठोस, बर्फ होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? बर्फ। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था द्रव भी हो सकती है और गैस या भाप भी हो सकता है। और 0 डिग्री पर ठोस और बर्फ, ठोस बर्फ के रूप में, द्रव पानी के रूप में हो सकती है।
तीसरा प्रश्न है, भाप से अधिक जलन होती है या फिर उबलते हुए पानी से? तो यहां इसका राइट आंसर हो जाएगा भाप से अधिक तीव्र जलन होती है। आपने देखा होगा कई बार हम रोटी को जो पतली लेयर होती परत होती है उसको हटाते हैं तो वहां से बहुत सारी गैस निकलती है जिससे हमारा हाथ जल जाता है। 26वां प्रश्न है, एक कार विराम अवस्था से शुरू होकर एक समान त्वरण से गति करती है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि समय के साथ एक समान रूप से बढ़ेगी? बताया हमने, ऑप्शन ए वेग, बी विस्थापन, सी चाल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेग। अगर विराम अवस्था से कार शुरू होकर एक समान त्वरण से चल रही है तो क्या होता है? त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर होता है त्वरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वेग। 27वां प्रश्न है हमारा, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, इसका संवेग क्या है? अब हमें इसका संवेग निकालना है। संवेग इसका क्या होगा? संवेग P बराबर m इंटू वी। m यहां होता है द्रव्यमान, m होता है द्रव्यमान और v होता है वेलोसिटी, वेग। जब हम द्रव्यमान को संवेग से गुना द्रव्यमान को वेग से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? संवेग। तो हमारे पास देखो P बराबर m है क्या? P बराबर हमें निकालना है, m है हमारे पास 2 किलो और v वेग है हमारे पास 4 मीटर प्रति सेकंड। तो P बराबर 2 इंटू 4, तो यहां क्या आ जाएगा? 8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। 28वां, किस स्थिति में औसत चाल औसत वेग के बराबर होती है? यहां 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। ए पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है, बी पिंड प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, सी पिंड बिना दिशा बदले सीधी रेखा में गति करता है, डी पिंड परिवर्तनशील चाल से गति करता है। अब हमें बताना है औसत चाल औसत वेग के बराबर कब हो सकता है? जब पिंड बिना दिशा बदले सीधी रेखा में गति कर रहा है, एक चाल से गति कर रहा है, एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, तो क्या हो सकता है? औसत चाल और औसत वेग बराबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पिंड बिना दिशा बदले सीधी रेखा में गति करता है तब औसत चाल और औसत वेग बराबर होगी। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक कौन सा होता है? बल का एसआई मात्रक हमने पढ़ा था, न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक। 30वां प्रश्न है, जब किसी पिंड पर 2 समान और विपरीत बल कार्य करते हैं तो कुल बल क्या होगा? बताओ। 0 ए ऑप्शन, बी बल का दोगुना, सी बल का आधा, डी ऋणात्मक। आपने देखा होगा रस्साकस्सी होती है तो दोनों जो टीमें होती हैं वो एक दूसरे पर खींचती है। अगर दोनों साइड बल बराबर लग रहा है, मतलब विपरीत दिशा में लग रहा है और बराबर लग रहा है, तो रस्सी एक जगह स्थिर रहती है। तो उस स्थिति में क्या होता है? तो कौन सा बल कार्य करेगा? 0 करेगा। तो यहां ऑप्शन ए हो जाएगा 0। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी पथ की लंबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वेग। ये क्या है? सदिश राशि होती है। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथन है, एक अभिकथन और एक कारणआर। नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ए हमें तब सही बताना है, ए और कारण आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यदि अभिकथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन
अभिकथन एक कारक की व्याख्या नहीं करता। सी बताना है अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी जब बताना है अभिकथन गलत है और कारण सही है। अब हमें बताना है अभिकथन दिया हुआ है न्यूटन का दूसरा नियम बल का माप देता है। बिल्कुल सही बात है कि जो न्यूटन का दूसरा नियम है वो बल के बारे में बताता है। कारण आर दिया हुआ है बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है। बल क्या होता है? बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी सही है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या बताता है? बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। एक और कारण आर दोनों सत्य है और आर सही की एक की सही व्याख्या करता है। हमने पढ़ा था एफ बराबर एम ए। तो 33वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में दो अभिकथन, जैसे अभी हमने 32वां हल किया था ऐसा ही करना है। दिया हुआ है यहाँ अभिकथन ए एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से गतिमान पिंड को त्वरित कहा जाता है। यहाँ दिया हुआ है अभिकथन और इसका कारण आर बताया हुआ है। वृत्ताकार गति में केवल वेग और परिमाण बदलता है। अब यही में बताना है कौन कौन से सही है। अब हमें यहाँ बताना है ए सत्य है। ए सत्य है यानी अभिकथन तो सत्य है। एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से गतिमान पिंड को सिर्फ त्वरित कहा जा सकता है। वृत्ताकार पथ पर वो स्थिर गति से गतिमान पिंड है, उसको क्या कहा जा सकता है? त्वरित। और कारण गलत है। वृत्ताकार गति में केवल वेग और परिमाण बदलता है, ये गलत है। तो यहां सी सही हो जाएगा। ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। चौंतीसवां प्रश्न है एक धावक 70 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ का एक पूरा चक्कर लगाता है। तय की गई दूरी और विस्थापन क्या है? हमें बताना है कि कुल दूरी कितनी है और विस्थापन क्या है। विस्थापन तो 0 आ जाएगा क्योंकि वो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, जहां से चल रहा है और वहीं आकर रुकता है, तो क्या हो जाएगा? विस्थापन 0। विस्थापन क्या है? अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। यहां से देखो वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो 2 गुणा में 22/7 इंटू में क्या हो गया? 70। अब हम इसको काट देंगे 10 बार, 22 दूनी 44, तो इसका आंसर आ जाएगा 40 मीटर। 440 मीटर। तो यहाँ कुल दूरी क्या हो गई? 440 मीटर। क्यों? क्योंकि हमने उसकी परिधि निकाली 2πr। वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो इसके अकॉर्डिंग आर हमारे पास क्या होगी? 70 मीटर हो गया और पाई का मान होता है 22/7। तो ये हमने फॉर्मूले में जब मान रखे तो हमारे पास कुल दूरी आ गई 440 मीटर। विस्थापन यहां 0 हो गया। क्यों हो गया विस्थापन 0? विस्थापन बराबर होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अगर देखो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति हमारे पास दोनों होनी चाहिए। अंतिम स्थिति क्या है? वो जहां से चला ना प्रारंभिक स्थिति से, वो वापस अंत में वहीं आ गया,
तो इसलिए क्या हो गया, विस्थापन हमारा 0 हो गया। जब एक धावक एक वृत्ताकार पथ का एक पूरा चक्कर लगाता है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है, इसलिए अंतिम स्थान और प्रारंभिक स्थान समान होता है और विस्थापन क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया। 35वां प्रश्न है हमारे पास, यहां भी दो ऑप्शन दिए हुए, दोनों में से कोई एक प्रश्न हल करना है। ए या बी में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए, जब एक तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है तो वह आगे की ओर गति करता है, व्याख्या कीजिए। ये गति का तीसरा नियम हमने पढ़ता था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अथवा दूसरा प्रश्न है, 10 न्यूटन बल किसी पिंड में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जब एक तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है तो वह आगे की ओर गति करता है, जहां वो तीसरे नियम का पालन कर रहा है जो न्यूटन ने गति का तीसरा नियम दिया, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैर जमीन पर पीछे की तरफ धक्का लगाते हैं, हम जैसे नाव से उतरते हैं, बंदूक से गोली चलती है, तो सारी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के उदाहरण है। जब एक तैराक अपने हाथों और पैरों से पानी पीछे की ओर धकेलता है, ये तो हो गई क्रिया, तो पानी भी तैराक पर समान और विपरीत बल लगाता है, ये क्या हो गई, प्रतिक्रिया। जितना पानी अपने हाथों से वो पीछे की तरफ धकेलता है तो क्या होता है, पानी भी उतना ही बल उस पर विपरीत दिशा में लगाता है, तो ये क्या हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। यह प्रतिक्रिया बल तैराक को आगे की ओर धकेलता है, जिससे वह पानी में आगे की ओर बढ़ पाता है। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, 10 न्यूटन का बल किसी पिंड में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमने पढ़ा था बल F बराबर ma, द्रव्यमान इंटू में त्वरण। अब यहां देखो, तीन में से दो चीजें होती है हमारे पास, तो हम तीसरी निकाल लेते हैं। तो यहां में क्या निकालना है, द्रव्यमान। F दिया हुआ है हमारे पास 10 बराबर m नहीं दिया हुआ, इंटू में a, ये दिया हुआ है 2, तो m हम जब निकालेंगे तो m बराबर 10/2, तो m का मान कितना आ जाएगा, 5 किलोग्राम। कितना आ गया, 5 किलोग्राम। तो पिंड का द्रव्यमान कितना हो गया हमारे पास, 10 किलोग्राम हो, सॉरी 5 किलोग्राम हो गया। छत्तीस समान वृत्तीय गति में अंतर बताइए। कोई 3 अंतर बताने हमें 3 अंतर बताने हैं, एक समान रेखीय गति और एक समान वृत्तीय गति में। पहला है पथ। एक समान रेखीय गति में पिंड एक सीधी रेखा में चलता है, क्या होता है, वो बिना इधर उधर हुए सीधी रेखा में चलता रहता है। जबकि एक समान वृत्तीय गति में पिंड एक वृत्ताकार पथ पर चलता है, क्या होता है, एक समान रेखीय गति में तो वो सीधा चलता है, वृत्ताकार गति में वो उसी पे घूमता रहता है, वृत्ताकार पथ पर घूमता रहता है। दूसरा है वेग की दिशा। वेग की दिशा, एक समान रेखीय गति में वेग की दिशा स्थिर रहती है, क्यों, क्योंकि वो उसी हिसाब से चलता रहता है। जबकि एक समान वृत्तीय गति में वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। हालांकि गति का परिणाम स्थिर रहता है, परंतु क्या होता है, वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। त्वरण, तीसरा पॉइंट है हमारा त्वरण। एक समान रेखीय गति में कोई त्वरण नहीं होता, क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। परिवर्तन की दर, वेग में जब परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो क्या होगा, फिर वहां त्वरण नहीं होगा, क्योंकि वेग स्थिर है। जबकि एक समान वृत्तीय गति में दिशा में परिवर्तन के कारण हमेशा त्वरण उत्पन्न होता है। तो ये तीसरा डिफरेंस हो गया त्वरण का। एक समान रेखीय गति में त्वरण नहीं होता, क्योंकि वहां वेग परिवर्तन नहीं होता। जबकि वृत्तीय गति में क्या होता है, वेग परिवर्तन होता है, जिसके कारण त्वरण उत्पन्न हो जाता है।
37वां प्रश्न है, एक क्रिकेटर अपने बल्ले से गेंद को मारता है, गेंद की गति और दिशा तुरंत बदल जाती है। सही बात है। जब गेंदबाज उसको फेंकता है तो वो बैट्समैन की तरफ होती है, और जब बैट्समैन उस गेंद को मारता है तो वो दूसरी तरफ चली जाती है। पहला प्रश्न है इसका, गति का कौन सा नियम गेंद के वेग में परिवर्तन की व्याख्या करता है, वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, यदि गेंद पर अधिक बल लगाया जाए तो क्या होगा। अब हमें बताना है कि गति की गेंद पर कौन सा नियम काम करता है। जो गति का दूसरा नियम है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम है वेग में परिवर्तन की दर। यह नियम बताता है किसी वस्तु पर लगाया गया शुद्ध बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है और बल की दिशा के समानुपाती होती है। हमने पढ़ा था F बराबर ma। ये क्या है, हमारा न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। F बराबर ma, जहां F बल है, m द्रव्यमान है और a त्वरण है। जब बल्लेबाज गेंद पर बल लगाता है तो यह बल गेंद में त्वरण उत्पन्न करता है, जिससे उसका वेग बदल जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो जब हम कैच पकड़ते हैं, कैच पकड़ते समय हम अपने हाथों को थोड़ा पीछे धकेलते हैं। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में हमें उसका वेग कम करना होता है, वेग जीरो करना होता है बॉल का। अगर हम उस स्थिति में उसका वेग जीरो नहीं करेंगे, हाथों को पीछे नहीं खींचेंगे, पहली बात तो वो बॉल हमारे हाथ से छिटक सकती है और हमारे हाथ में वो चोट भी लग सकती है। इसलिए हमें क्या होता है, उसका वेग बदलना होता है, उसकी वेग को कम करना होता है। दूसरा प्रश्न है इसका, यदि गेंद पर अधिक बल लगाया जाए तो क्या होता है। यदि हम गेंद पर अधिक बल लगाया जाए तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है F बराबर ma के अनुसार गेंद में उत्पन्न त्वरण भी अधिक होगा। अगर हम अधिक बल लगाएं, आपने देखा होगा जो तेज गेंदबाज है वो बॉल को तेज स्पीड से फेंकते हैं, तो बल्लेबाज जब उसको मारता है तो वो उतनी स्पीड से जाती है, जबकि जो स्पिन गेंदबाजी करते हैं वो बॉल को धीरे फेंकते हैं। तो बल्लेबाजों को शॉट लगाने के लिए अपने ज्यादा ताकत की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, गेंद में उत्पन्न त्वरण भी अधिक होगा। अगर वो तेज आएगी तो अधिक त्वरण के कारण गेंद का वेग अधिक तेजी से या अधिक परिमाण में बदलेगा, यानी गेंद अधिक गति से दूर हो जाएगी या उसकी दिशा में बड़ा परिवर्तन होगा। 38वां प्रश्न है हमारा, कार दुर्घटना में अचानक रुकने के कारण यात्री आगे की ओर खिसक जाते हैं। आधुनिक कारों में चोटों को कम करने के लिए एयर बैग और सीट बेल्ट होते हैं। सही बात है। आपने देखा होगा जो अब कारें आ रही है उनमें एयर बैग भी होते हैं और सीट बेल्ट होती है। और कोई दुर्घटना होती है एयर बैग तुरंत खुल जाते हैं और जो उसमें आदमी बैठे होते हैं वो बच जाते हैं। एक क्वेश्चन है, गति का कौन सा नियम बताता है कि दुर्घटना में यात्री आगे की ओर क्यों खिसकता है। बी, एयर बैग और सीट बेल्ट चोटों को कैसे कम करते हैं, हमें बताना है। गति का कौन सा नियम बताता है कि दुर्घटना में ये आगे की ओर खिसकता है। ये पहला नियम है जिसको हम क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। कि जो व्यक्ति या जो वस्तु जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में बनी रहना चाहती है, अगर उसकी अवस्था परिवर्तन होती है तो वो उसका विरोध करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। जब कार अचानक रुकती है तो कार के साथ साथ यात्री के शरीर का निचला हिस्सा भी तुरंत रुक जाता है। क्या होता है, कार चल रही होती है, अगर हमने ब्रेक लगा दी तो निचला वाला हिस्सा तो तुरंत रुक जाता है, परंतु जो ऊपर का हिस्सा है वो जड़त्व के कारण यात्री का ऊपरी शरीर गतिमान अवस्था में बने रहने की कोशिश करता है, जिससे वह आगे की ओर झुक जाता है या खिसक जाता है। एयरबैग और सीट बेल्ट चोटों को कैसे कम करते हैं। सीट बेल्ट आपने देखा होगा बांध लेते हैं हम, और दुर्घटना की स्थिति में उन्हें आगे की ओर फेंके जाने से रोकता है, वो उसको वहीं कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे वे डैशबोर्ड या विंडशील्ड से टकराने से बचते हैं। वे प्रभाव बल को शरीर के मजबूत हिस्सों पर फैलाकर और प्रभाव समय को बढ़ाकर चोटों की गंभीरता से कम करते हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि कार में बैठते समय, चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। एयरबैग कैसे काम करते हैं। एयरबैग दुर्घटना की स्थिति में बहुत तेजी से फूलते हैं और यात्रियों को कार के आंतरिक भागों के बीच एक नरम कुशन प्रदान करते हैं। क्या होता है, जो हार्ड भाग होते हैं कार के उनको छूने से बचाते हैं और वो एक गद्दे के टाइप का बिल्कुल नरम भाग बना देते हैं, जिससे वो टकराने से रुकते और चोट नहीं लगती। यह प्रभाव बल को पूरे शरीर में फैलाता है और प्रभाव के समय को बढ़ाता है।
जिससे हमारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बॉडी के, सिर और छाती जैसी संवेदनशील जगह पर लगने वाली चोटों की गंभीरता कम हो जाती है। एयर बैग क्या होते हैं? सीट बेल्ट के पूरक के रूप में काम करते हैं। सी है तीसरा प्रश्न, 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 5 सेकंड बाद रुक जाती है। ब्रेक द्वारा लगाए गए बल की गणना कीजिए। अब हमें यहां क्या करना है, जो ब्रेक बल लग रहा है उसकी हमें गणना करनी है। द्रव्यमान दिया हुआ है यहां 1000 किलोग्राम, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग क्या है? अंतिम वेग तो जब ब्रेक लगेंगे तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0 हो गया, 0। और समय कितना दिया हुआ है? 5 सेकंड। ये चीजें तो यहां हमें दी हुई है। अब हमें त्वरण की गणना करनी है। हमें क्या निकालना है? त्वरण A बराबर V माइनस U अपॉन T। अब देखो V हमारे पास 0 था, V क्या था हमारे पास? 0। U था हमारे पास 20 और T है हमारे पास 5। जब हम ये रखेंगे तो ये यहां आ जाएगा -20/5, तो ये आ जाएगा -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तीसरा है हमारे पास, ब्रेक द्वारा लगाए गए बल की गणना कीजिए। बल F बराबर ma। m है हमारे पास, द्रव्यमान है 1000 किलोग्राम, और त्वरण हमारे पास आई गया अभी 4 -4, तो ये आंसर हो जाएगा -4000 न्यूटन। इसकी दिशा कैसी हो गई? विपरीत, क्योंकि बल लग रहा है तो दिशा कैसी हो गई? विपरीत हो गई। डी है, 5 किलोग्राम की एक वस्तु पर 25 न्यूटन दाएं और 15 न्यूटन बाएं के दो विपरीत बल कार्य करते हैं। गणना कीजिए शुद्ध बल और त्वरण। हमें क्या क्या निकालना है? यहां से शुद्ध बल निकालना है और त्वरण निकालना है। शुद्ध बल तो हमारे पास आ जाएगा, एक साइड 25 लग रहा है, एक साइड 15, तो 15 25 में से हम 15 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 10 न्यूटन। तो शुद्ध बल तो हमारे पास आ जाएगा 10 न्यूटन। अब हमें क्या निकालना है? त्वरण। अब हमें क्या निकालना है? त्वरण। तो त्वरण हमारे पास 10, तो क्या हो गया? बल आ गया हमारे पास, नेट बल 10, और द्रव्यमान जब हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 2। 10/5 बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका त्वरण आ जाएगा। शुद्ध बल क्या हो गया? 10 न्यूटन हो गया, और त्वरण हो गया हमारे पास 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 39वां प्रश्न है हमारे पास। यहां 2 प्रश्न दिए हुए हैं, अथवा में से किसी एक को करना है। एक का पहला है, एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। पूरी यात्रा में रेलगाड़ी की औसत गति ज्ञात करनी है। एक समान और असमान गति में अंतर बताना है। का एक उदाहरण भी देना है। वेग समय ग्राफ के नीचे घेरे गए क्षेत्रफल द्वारा मापी गई राशि क्या है वो भी बताना है, और अथवा में उत्तर दिया हुआ है वो भी हमें यहां करना। पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं। एक रेलगाड़ी पहले चरण में क्या करती है? वो 120 किलोमीटर की दूरी कितना करती है? वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है, तो उसको 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगा? 2 घंटे। ठीक है। दूसरे चरण में वो क्या करती है? 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो यहाँ 3 घंटे लग रहे हैं उसको। देखो उसी दूरी में वो एक बार तो जब गति कर रही है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है। तो जब 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगी
तो 120 किलोमीटर की दूरी वो कितने घंटे में तय कर लेगी? 2 घंटे में। और वही अगले 120 किलोमीटर की दूरी जब वो 40 किलोमीटर 1 घंटे में कितनी चल रही है? 40 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। तो कुल दूरी और कुल समय में हम भाग दे के औसत गणना कर सकते हैं यहाँ। अब हमारे पास देखो औसत कुल दूरी हो गई 120 प्लस 120 बराबर हो गए 240 किलोमीटर। लगा कुल समय पहले लग रहे हैं 2 प्लस 3 बराबर 5 घंटे हो गए। अब हम यहाँ भाग देंगे 240 में जब 5 का भाग देंगे तो यहाँ औसत गति आ जाएगी उसकी 48 किलोमीटर प्रति आवर। औसत अगर हम गति निकाल रहे हैं तो 1 घंटे में कितना चल रहा है? 48 किलोमीटर प्रति घंटे वो चल रहा है। दूसरा प्रश्न है इसका, एक समान और असमान गति में अंतर बताइए और प्रत्येक का उदाहरण भी बताना है। एक समान गति जब वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, उदाहरण है सीधी सड़क पर स्थिर गति से चलती कार। असमान गति जब वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है, जैसे ट्रैफिक में जब कार चलती है तो वो असमान दूरी तय करती है। तीसरा है वेग समय ग्राफ के नीचे घेरे गए क्षेत्रफल द्वारा मापी गई राशि। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? समय ग्राफ के नीचे घेरा गया क्षेत्रफल विस्थापन या तय की गई दूरी एक ही दिशा में हो तो वो मापता है। बी का पहला है, इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन। बी का पहला प्रश्न है, इन दोनों में से ए और बी में से एक ही करना है। बस विराम अवस्था से गति शुरू करती है, यानी इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या हो गई? गति 0 और 0.1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति करती है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करने में लगा समय और तय की गई दूरी गणना कीजिए। अब देखो यहाँ प्रारंभिक स्थिति तो क्या हो गई हमारा? 0। त्वरण हो गया हमारे पास ए 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अंतिम वेग हो गया हमारा बी, अंतिम वेग हो गया बी। जब हम क्या करेंगे? समय की गणना करेंगे टी बराबर वी माइनस यू अपॉन ए। तो हमारा अंतिम वेग तो 10 हो गया, 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 ही बचेगा और 0.01 का भाग देंगे तो समय आ गया हमारा कितना आ गया? 100। समय हमारा आ जाता है 100। अब तय की गई कुल दूरी, अब हमारे पास क्या क्या आ गया? गति का पहला समीकरण था हमारे पास एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारे पास देखो क्या क्या है, u है हमारे पास 0, t है हमारे पास 100 सेकंड आ गया, प्लस 1/2 है, a है हमारे पास 0.1 और t है हमारे पास 100। जब हम इसको करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, प्लस में 1/2 इंटू में 0.1 इंटू में 100 इंटू में 100। अब देखो इसका 1 0 या पॉइंट हटाने के लिए आप 10 लगा देंगे, ये कट जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा? 100 1000 हो गया, 1000 में जब 2 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 500। तो यहाँ कुल दूरी कितनी हो गई? 500 मीटर दूरी हो गई। लगा समय 100 सेकंड और यहाँ 500। इसी का दूसरा प्रश्न है, दूरी समय ग्राफ पर अक्ष की ओर झुकी हुई एक सीधी रेखा द्वारा किस प्रकार की गति को दर्शाया जाता है? इस प्रकार की गति को परिभाषित कीजिए। यह किसको दर्शाती है? विराम अवस्था को दर्शाती है।
विराम अवस्था वह अवस्था है जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती। तीसरा प्रश्न है इसका, ऋणात्मक त्वरण से क्या तात्पर्य है? ऋणात्मक त्वरण का तात्पर्य है कि वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। ऋणात्मक त्वरण में क्या होता है? वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है, कम हो रहा है, या वस्तु मंदन कर रही है। यह तब होता है जब त्वरण की दिशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। यह कौन सी स्थिति में होता है? जब त्वरण की दिशा उस दिशा के विपरीत होती है, जब वस्तु चल रही है उस दिशा के विपरीत होता है। तो बच्चों, ये हमारा आज का जो पेपर है हमने सॉल्व करा है, इसको देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आने वाले 14 अक्टूबर को इस पेपर में से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, या इसके पैटर्न पर आधारित बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, और ये आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। धन्यवाद।